जी नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के संयोजक जी, संचालक महोदय और इस आज के इस गूगल मीट पे जुड़े तमाम हमारे विद्वतजन, हमारे विद्यार्थीगण, आप सबका मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। उमेश जी को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल से जोड़ा और मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं। दरअसल मैं कवि साहित्यकार के साथ आपने मेरे लिंग्विस्टिक एक्टिविस्ट को भी थोड़ा प्रश्रय दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषा के जो रिकग्निशन है उसके ऊपर बात करते हैं कई वर्षों से, लेकिन हम भारत के समस्त भाषाओं का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, कि जितनी भी भाषाएं हैं मानव के द्वारा मानव को दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है और भाषाएं माँ की तरह होती हैं, इसलिए समस्त भाषाओं को मैं प्रणाम करते हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। कोई भी भाषा अपने साथ एक बहुत बड़े ज्ञान का भंडार रखती है, इसलिए भाषाएं हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय जो देश है, जहाँ पे तकरीबन आज अगर हम देखें तो 720 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। साथ ही साथ साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दिया, उसमें अंग्रेजी और राजस्थानी है जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं है। फिर भी उन दो भाषाओं को साहित्य अकादमी ने उस लायक समझ के उसको भी स्थान दिया। भाषा, जहां तक हम देखते हैं तो भाषा एक सामाजिक, एक तरह से समझे तो उपादान है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता रहता है। और ये केवल हम ये कह दें कि एक संकेत है, एक ध्वनि है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी कल्चरल कंसीट्स है, उसके पीछे एक पूरी सांस्कृतिक परंपराओं का, सांस्कृतिक हमारे धरोहरों का एक कोश है, जीवन जीने की शैली है, साथ में स्वयं को अभिव्यक्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है भाषा। और जब प्रथम भाषा नीति इस देश में, शिक्षा नीति आई, सॉरी, जब शिक्षा नीति आई 1968 में, फिर दूसरा जो है 1986 में आई, और हम अभी जिस भाषा नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, तो इन सब में देखा गया कि मातृभाषाओं का के ऊपर बातचीत की गई। हमारे 2020 से पहले जो दो शिक्षा नीति आई उसमें भी मातृभाषाओं का, लोक भाषाओं की बात की गई, लेकिन वो एक बात की गई जो इंप्लीमेंट करना होता है, जो लागू करना होता है, वहां पे सरकार या जो भी सरकारें थी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई हैं। और अभी जो जिस तरह से जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उस नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के ऊपर सरकार का बहुत जोर है। उस जोर होने के पीछे कई सारे कारण हैं। ये जो कारण है उसको हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि हम लोग जब पूरी दुनिया में भाषाओं का वो देख रहे हैं तो बहुत तेजी से कई भाषाएं लुप्त हो रही हैं। अगर हम देखें भाषाई विविधता मानव सभ्यता की अगर अनमोल धरोहर है, तो एथलॉग जो है, एथलॉग की जो जो रिसेंट डेटा है, वो क्या कर रही है कि वर्तमान समय में दुनिया भर में तकरीबन 7,168 जीवित भाषाएं अस्तित्व में है। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि अभी 40% भाषाएं जो है इंडेंजर्ड है, उनके ऊपर खतरा है, विलुप्ति का खतरा है, जिसको एक बार जो एक लिंग्विस्ट है कैंपेबेल, उसने कई सारे कारण बताए थे कि कैसे भाषा विलुप्त हो जाती है। अचानक कुछ लोग जब भाषा बोलने वाले निपट जाते हैं, जैसे वो भाषा थी उसमें अंतिम बोलने वाले स्पीकर चले गए तो अंडमान की वो भाषा सदा के लिए समाप्त हो गई। तो उसी तरह अगर एक परिवर्तनवादी विलुप्ति है
जिसमें किसी तरह के राजनीतिक दबाव के कारण भाषा भाषा जो है क्षय या अत्यंत तीव्र गति से उसकी जो गति है वो कम हो जाती है। तो उसी तरह एक जो है तीसरे कारण जो है हमने देखा कि संपर्क के कारण, अगर अन्य संपर्क जो है जब कोई भाषा समृद्ध भाषा की ओर धीरे धीरे खिंचती जाती है तो उसमें अंतर्निहित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में द्विभाषिता की भूमिका हो जाती है और भाषा प्रयोग में अगर ह्रास हो जाए तो भाषा का प्रयोग आरंभ में परिवार में और धीरे धीरे विभिन्न शैलीगत प्रयुक्तियों के कारण भी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो हमारे जो नीति नियंताओं ने 2-3 काम अच्छा किया कि जो नई शिक्षा नीति लेकर आए उसमें हमारे लिए मातृभाषा, लोक भाषा और उसमें भी जो प्रौद्योगिकी है जिसको अभी हमारे जो संयोजक महोदय ने कहा, तो कैसे प्रौद्योगिकी उसमें काम करेगा, कैसे जो डिजिटल आजकल माध्यम आया है, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में हम कैसे जो लोक भाषाओं को बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार की भी ये चिंता है कि भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी भाषा, इतना बहुत भाषिक देश में सारे भाषाओं को तो 8वीं अनुसूची में शामिल करना भी संभव नहीं है। और दूसरी बात, सारी भाषाएं शास्त्रीय नहीं हो सकती है, लेकिन क्या जो भाषाएं सांस्कृतिक श्रेणी में या जो कि हमारी जो शास्त्रीय भाषाओं में क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जे में नहीं आ सकती हैं या फिर 8वीं अनुसूची में नहीं आ सकती हैं, तो क्या उन भाषाओं को बचाया नहीं जा सकता? मैं जिस भोजपुरी भाषा की बात करता हूँ, ये भोजपुरी भाषा के लोग इसी भारत से गिरमिटिया मजदूर बन के गए और अपने पूरे गठरी में भोजपुरी को लेके गए। लेकिन आप देखिए वहां हिंदी का बिरुआ फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाद में लगाया। और हमारी जो जो राजकाज की भाषा, जो हमारी सबसे बड़ी, जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी लोग कहते हैं, लेकिन जो हमारी जो भाषा हिंदी है उसको भी उन्होंने वहां संपोषित किया, उसको भी वहां लगाया। लेकिन हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम 2 माओं के गोद में जन्म लेते हैं। एक माँ जो कि माँ कहना सिखलाती है, माई कहते हैं, आई कहते हैं, और दूसरी भाषा है जो हमारी मातृ जबान है, जो माद्री जबान है, जो मातृभाषा है, जो लिंगुआ फ्रैंका है, जिसको संपर्क भाषा सरकार ने उसको आजकल बोलचाल की भाषा और तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करके एक तरह से देखा जाए तो उसको संपोषित करने के लिए नई शिक्षा नीति में लेकर आए। तो मातृभाषाओं या लोक भाषाओं को एनईपी 2020 के अंदर में शिक्षा के विद्वत जन जो है उसको एक तरह से प्राणवायु मानते हैं कि हमारी मातृभाषा प्राणवायु की तरह है। और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने उसमें जो हमारे नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो अनुच्छेद 4 है उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा का कैसे लोकतांत्रिकरण हो उसकी व्यवस्था की। एक ऐसा क्रांतिकारी प्रावधान किया कि 5वीं क्लास से लेके और मैक्सिमम 8वीं क्लास तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा हो, स्थानीय भाषा। मुझे भी ये कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि मैं अंग्रेजी का छात्र, हिंदी का छात्र, भोजपुरी का छात्र, लेकिन आपको जान के यह हैरानी होगी कि भोजपुरी मैं एमए में पढ़ा, लेकिन मेरी मातृभाषा को स्कूल के दहलीज तक पार नहीं होने दिया गया। मैंने अंग्रेजी जरूर पढ़ी, हिंदी जरूर पढ़ा, लेकिन हमारी मातृभाषा हमारे ही क्षेत्र में हमारे स्कूलों में नहीं गई। और फिर तब कही जाती है कि तुम्हारी मातृभाषा में विज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी मातृभाषा में मेडिकल हो जाएगा। अरे भाई, जिस भाषा को तुमने उस क्षेत्र के लोगों को पढ़ने नहीं दिया, उससे तुम ये भी उम्मीद करना शुरू कर दियो देश की आजादी के 75 साल बाद कि उस भाषा को में ये हो जाएगा। लेकिन अब मुझे सरकार पे पूरा विश्वास है कि सरकार ने हमारे भावनाओं को समझा, हम 20-25 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझा
दूसरी भी अन्य भी मातृभाषाओं के भावनाओं को समझा कि कम से कम प्राथमिक स्तर तक, अगर जैसे आप उड़ीसा और असम के मॉडल को देखेंगे तो प्राथमिक स्तर में उड़ीसा का जैसे कोसली सहित अन्य भी भाषाओं को प्राथमिक स्तर तक रखा गया, उसी तरह असम में भी है कि 5वीं कक्षा तक कई छोटी छोटी 4-5 भाषाओं को वहां रखा गया। अगर आप डेटा को उठा के देखेंगे तो भारत सरकार का ये जो कदम है वो इतना सार्थक और इतना स्वागत योग्य है कि उसने हमारे हमारे बच्चों के ऊपर एक जो दबाव है, कई तरह की भाषाएं, तो कम से कम 5वीं क्लास तक तो वो फ्री रहेगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बच्चों का जो मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है, जिसको नॉम चॉम्स्की लिंग्विस्ट कहता था, एलएडी, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, तो उस डिवाइस में क्या था कि उस डिवाइस में बच्चे बिना किसी मेहनत के अपनी मातृभाषा समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और बोलना जान जाते हैं। ये तकरीबन आप सारे विद्वजन जानते हैं। तो ये जो आ, हमारे पास एक एक आप जो कह लें प्रकृति से प्राप्त है, वो कि हम अपनी भाषा को समझ लेते हैं। जहाँ जो पैदा हुआ है, जहाँ जिसका जन्म हुआ है, उस जन्म स्थल पे उस भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूल नहीं जाना होता है। उसके अल्फाबेट को जानने के लिए हमें कहीं जाना नहीं होता, किसी किताब को नहीं पढ़ता। हमारा परिवार, हमारा समाज और जो हमारा जो वैसिनिटी है, जो हमारा लोकल क्षेत्र है, वही विद्यालय है जो हमारी मातृभाषा को सिखा देता है। तो ये बड़ा अच्छा मैंने आपको बताया कि जो अनुच्छेद 4.11 है, उसके अंदर जो है स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि भाषा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कहेगी कि जो भाषा और स्थानीय भाषा हो, जो वहां के घर की भाषा हो, जो बोलचाल की भाषा हो, मातृ पिता बच्चे की भाषा हो, उसमें जो है एक बच्चों को पढ़ने का माध्यम किया जाए। वो 5वीं तक भी पढ़ सकता है और वो बच्चा 8वीं तक भी पढ़ सकता है। तो उससे क्या, एक मनोवैज्ञानिक आधार मिल गया, एक साइकोलॉजिकल उसको बेस मिल गया और बच्चा उसी भाषा में सीख लेगा, समझ लेगा, सुन लेगा। तो क्योंकि उस समय मैंने आपको बताया कि जो मस्तिष्क है वो अपनी भाषा के प्रति बड़ी चेतना चेतना में रहता है और वो जल्दी चीजों को पकड़ लेता है, सीख लेता है। उसी तरह अनुच्छेद 4.12 यानी कि 4.12 के अंतर्गत जो शिक्षण सामग्री है उसकी उपलब्धता भी करानी है, जो कि जो इसके लिए जो हमारी लोक भाषा है और जो हमारी मातृभाषा है उसमें बनेगी, उसके लिए समय दिया गया है। जैसे एससीईआरटी है, डाइट है, विभिन्न राज्यों में उनको ये कार्य दिया गया है। चूंकि भोजपुरी से मैं जुड़ा हूं तो मैं एससीईआरटी के साथ खुद काम कर रहा हूं, बिहार सरकार के, और हमें इस साल का डेडलाइन है कि हमें पाठ्य पुस्तक देना है। और उस पाठ्य पुस्तक को जो टीएलसी है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, वो भी सामग्री हमें लोक कथाओं, लोक गीतों, लोक गाथाओं से जोड़ के देना है। उसको बहुत सुग्राही बनाना है, ऐसा बनाना है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत आसान हो। कथा के, कहानी से, गद्य से, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे संस्कृति में कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को बताई जा सके, उन सब चीजों को जोड़ के, ये तमाम मातृभाषाओं की बात कर रहा हूं मैं। बस एक उदाहरण के तौर पे मैंने भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी जो भी बोलूं, लेकिन मैं जो मूल बात है वो मैं नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा हूं। अब उसी तरह अध्याय 22 है। अध्याय 22 जब आप देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की, तो उसमें एक लोक भाषाओं के संरक्षण का, जो कि हमारे उमेश सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने तकनीकी को भी जोड़ने की बात की, प्रौद्योगिकी की बात की। और मैं खुद जिस विश्वविद्यालय में हूँ वो खुद कौशल और उद्यमिता से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है और भारत में ये अपने तरीका एक अनूठा विश्वविद्यालय है और आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग वही सिखाते हैं कि अपनी भाषा के माध्यम से कैसे कौशल आपको आप में कुशलता है, आप कैसे कौशल बने और कैसे आप खुद उद्यमी बने। आप किसी की
का मुखापेक्षी नहीं बन के खुद जॉब जनरेट करने वाले बने, जॉब लेने वाले नहीं, जनरेट करने वाले बने। तो ऐसे पाठ्यक्रम हमने लिया। बहरहाल जो शिक्षा नीति 2020 के अंदर मैंने आपको बताया कि लोक भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट भी दिया है। जैसे अनुच्छेद 22.10 को अगर देखें तो सरकार ने भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI का भी स्थापना करने की बात की है, एक संस्थान बनाने की बात की है, जहां पे लोक भाषाओं का भी तकनीकी तौर पे उपयोग करके अनुवाद भी किया जाएगा, उसकी व्याख्या भी की जाएगी। और तब हमारा जो लोक भाषाओं में जो जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं कि जो अनुभव सिंचित है, जो लोक अनुभव सिंचित है, जिसको आजकल देशज आधुनिकता कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न जिसको इंडिजिनस मॉडर्निटी कहते हैं, उसको भी सरकार वैश्विक फलक पे रखेगी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं संयोजक महोदय और हमारे मित्रगण कि एक हमारे भोजपुरी साहित्य के बहुत बड़े रंगकर्मी जिनका नाम भिखारी ठाकुर है, उन्होंने बहुत पहले 1915-16 के समय एक नाटक लिखा जिसका नाम था बूढ़शाला का बयान। बूढ़शाला मतलब होता है बूढ़ों लोगों का रहने का घर। जैसे धर्मशाला होता है ना, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों के लिए एक शाला घर, उसी तरह बूढ़शाला है। तो बूढ़शाला के बयान, बयान मतलब बूढ़शाला में जो बूढ़े लोग रहेंगे, यानी ओल्ड एज होम का कंसेप्ट। अब आप देखिए कि हमारे लोक साहित्य में एक नाटककार जाति का नाई और कम पढ़ा लिखा बाल काटते थे भिखारी ठाकुर, और वो आदमी एक कंसेप्ट देता है जिसका नाम है बूढ़शाला का बयान। वो बता रहा है 1920 में के समय में कि गांव में औरतों बच्चों बूढ़ों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बच्चों को बूढ़ों को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो मैं गांव वालों से निवेदन करता हूं कि उनके लिए एक 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 धर्मशाला टाइप का बनवा दे नदी के किनारे, क्योंकि उन समय शौचालय की भी दिक्कत थी। और जो बुजुर्ग लोग हैं अपना नदी के किनारे शौचालय उचालय करके नहा धोआ के उसी बुढ़शाला में ओल्ड एज होम के अंदर रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, संध्या करेंगे, और गांव के लोग उचित भोजन और नाश्ता का प्रयोग कर देंगे, ताकि वो लोग घर में जाए नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो, बेटी को, बहू को, सास को, किसी को, वो बूढ़े लोग वहीं रहेंगे, अपना भजन कीर्तन करेंगे। एक देखो, एक कम पढ़े लिखे आदमी का ज्ञान, और जब वही ज्ञान की बात जब ओल्ड एज होम का पूरा कंसेप्ट सिमोन दो बुओर बना रही थी, फ्रेंच की इतनी बड़ी विद्वान, तो उन्होंने 1947 में इसका एक कंसेप्ट लाभ इसलिए में बनाया। तो आप देखिए कि हमारे भारतीय भाषा में, जिसको हम लोग भाषा कह देते हैं, मातृभाषा कह देते हैं, उसमें भी कितने कितनी विद्वता है, उसके अंदर में कितने अनुभव है, कितने सैद्धांतिकी है, बस उसको खोजने की जरूरत है। और सरकार ने जो ये कार्य किया कि भाई इस तरह के व्याख्या को किया जाए, उसके लिए ऑलरेडी IITI की व्यवस्था की गई है। उसी तरह अनुच्छेद 22(1)(5) के अंदर जो हाशिए में पड़ी भाषाएं हैं या मातृभाषाएं हैं, उसकी भी रक्षा की जाएगी, उसका भी डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा, और प्रौद्योगिकी जो होगी उसका रक्षा करेगी। तो सरकार का जो विजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दूर दूर तक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लोक भाषाएं हैं, जो हमारी मातृभाषाएं हैं, उसमें भी आधुनिक विज्ञान और कोडिंग भी अभिव्यक्त करने की व्यवस्था आएगी। हमें कोई भाषाहीनता का शिकार नहीं होना चाहिए। अपना देश प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये वक्त है, आज दुनिया रील बना रही है, यूट्यूब आ गया और डिजिटल माध्यम आ गया। मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, और एक कि साउथ एशियन लैंग्वेज के बड़े विद्वान हैं अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में, उनका नाम है विटनी कॉक्स। विटनी कॉक्स का एक बहुत बड़ा आर्टिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के पुस्तक के माध्यम से आया था 2015 में। उन्होंने पूरी
पूरा अध्ययन करके साउथ एशियन लैंग्वेजेस में एक बात कही थी। वो ये बात कही थी कि ये पूरी दुनिया में छोटी-छोटी भाषाएं डिक्लाइन हो रही हैं, और जब ये छोटी-छोटी भाषाएं डिक्लाइन हो रही हैं, तो एक भोजपुरी भाषा है जिसको प्रोफेसर गणेश देवी ने भी कहा कि भोजपुरी इज अ रोबस्टली ग्रोइंग लैंग्वेज। उसी तरह आप ये देखिए कि व्हिटनी कॉक्स कह रहा है कि जो डिजिटल माध्यम है, जो इंटरनेट है, और जो भारत का डायस्पोरा है, जो डायस्पोरा मतलब कि जो प्रवासी हैं, जो पहले गिरमिटिया गए, इंडेंचर्ड लेबर बन के गए, और कुछ आप देखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में, या आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में बच्चे जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया में जहां उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी आज लाखों बच्चे मेडिकल का कोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी हिंदी भी लेके जा रहे हैं, अपनी भाषाएं भी लेके जा रहे हैं। या आप यूएस या कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, उस जगहों में भी जो लोग प्रवासी गए, तो उन लोगों ने अपनी भाषाओं को बचाया। तो वो बोला, व्हिटनी कॉक्स, कि भोजपुरी दुनिया में जब सारी भाषाएं डिक्लाइन हो रही हैं छोटी छोटी, भोजपुरी उसमें सबसे तेजी से बढ़ रही है। और तब जब एक क्रोनिक कैपिटलिज्म और इतने बड़ा टीवी का जो संसार है, आप देख लीजिए, अगर उत्तर भारत की ओर है तो हिंदी का सबसे बड़ा टीवी चैनल है। भोजपुरी की भागीदारी, हिंदी की भागीदारी के साथ अगर अंग्रेजी की भागीदारी देखें तो 5 से 7% है, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा है। और दूसरे रीजनल क्षेत्रों में उनकी भागीदारी ज्यादा है, इंग्लिश की भागीदारी कम है। तो ये जो पूरी जो संजाल है, उस संजाल ने जो हमारी भाषाओं को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये आज देखिए कि एक आईपीएल का मैच चल रहा है। एक छोटी सी मैं छोटे छोटे उदाहरण से देता हूं, मैं उस तरह का भाषाविद तो नहीं हूं, लेकिन जो पॉपुलिस्ट चीजें मुझे दिखाई देता है वो मैं बताता हूं। अभी आईपीएल का मैच है, जियो पे देखते हैं, करोड़ लोग जुड़े रहते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मैं कभी हरियाणवी में भी देख लेता हूं, कभी हिंदी में भी देख लेता हूं, कभी भोजपुरी में भी देख लेता हूं। तो बाजार तो उसी को उठाता है जो भाषा आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार ने उन भाषाओं को पकड़ा, जो बिक रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप ये देखिए कि भोजपुरी को में कमेंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं बाजार को लगता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी भाषाओं को बचाने में, हरियाणवी में करोड़ों लोग देखते हैं। आप जाके जियो में देखिए, 13 करोड़, 14 करोड़ लोग देख रहे हैं। हरियाणवी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है, ना ही वो क्लासिकल लैंग्वेज में, लेकिन हरियाणवी की जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों के दिल में, जन जन से जुड़ी है, जन जन की भाषा है। तो उसी तरह भोजपुरी है, मगही है, सारी भाषाएं हैं जो कर रही हैं। लेकिन मुझे हमें ये समझना है कि इन भाषाओं को जन जन से लेके कैसे ये शिक्षा नीति उनके समस्याओं को भी एड्रेस कर रही है, कैसे उन समस्याओं को। तो उनके भारत सरकार की एक पोर्टल बनी, भाषिणी। तो भाषिणी जो पोर्टल बनी है वो एनईपी के अंदर है। उसी तरह सीएसटीटी है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का, उसके अंदर भी अब काम चल रहा है कि कैसे टर्मिनोलॉजी डेवलप किया जाए। उसमें अन्य भाषाओं को भी जोड़ने की बात चल रही है, क्योंकि उसको विस्तार देना है। उसका वो एक एकमात्र जो ये है, आपको सीएसटीटी, जो कि ऐसा आयोग है, कमीशन है, और कमीशन जो अस्थाई कमीशन है। तो भाषाओं को संरक्षित करने के लिए सीएसटीटी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह रियल टाइम अनुवाद, तो लोक भाषा में सुन के आज एआई के माध्यम से लोग जो है अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में भी उसके ट्रांसलेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। वॉइस आधारित जो तकनीक है वो क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है, लोग से वॉइस बातें करता है, लोक भाषाओं में उनकी बात सुन के ट्रांसलेट की जाती है, उनकी समस्याओं को एड्रेस किया जाता है। तो पहले क्या था भाई, आपको हर चीज, मान लो एक ऐसे रिमोट गांव में रहते हैं, उसको एक हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है, उसको लोक भाषा आती है, तो वो भाषा को भी ट्रांसलेट करके हिंदी अंग्रेजी में तुरंत वॉइस आधारित तकनीक से उसको किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें
तो शिक्षा नीति में कोडिंग की भी बात की गई है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात की गई है। कोडिंग जो है उसकी मूल आत्मा क्या है? लॉजिक है। जब छात्र अपनी मातृभाषा के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, लोकगीत हैं, या लोकोक्तियों में छिपे हुए जो रेशनलिटी है, तर्क है, लॉजिक है, उसके एल्गोरिदम को अगर समझ जाता है, बेहतर से समझ जाएगा, तो आप ये समझिए कोडिंग में बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब जो ये हमें व्यवस्था एनईपी ने दी है, वो हमारे छात्रों को इस तरह से एक तरह से मोटिवेट कर रहा है कि जो हमारे दिमाग में कंडीशनिंग थी भाषाओं को लेके, वो कंडीशनिंग ये है कि अब हम अपनी मातृभाषा भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थानी है, गुजराती है, सब है। तो हम अपनी मातृभाषाओं के प्रति जो एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उसको भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और हम भी खुश होते हैं कि हमारी भी जो लोक भाषा है उसको सरकार कहीं ना कहीं एक मान्यता प्रदान करती है। मैंने आपको बताया कि तकनीकी शब्दावली के सृजन अनुकूलन के लिए भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि जो लोक भाषाएं हैं उसको भी सिंप्लीफाई करना है। कैसे उसकी उसको सिंप्लीफाई करके दूसरे लोगों के लिए भी उसको सुग्राही बनाया जाए, उसका भी काम किया जा रहा है। कठिन जो अंग्रेजी के शब्द है उसको भी लोक भाषाओं में कैसे जोड़ना है और कैसे सहजता से अपनाना है, उसके ऊपर भी काम हो रही है। मैंने अभी बताया जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का जो कमीशन है, अस्थायी कमीशन है, वो कभी भंग नहीं होगा, ये आप जान लीजिए आयोग। तो वो उसके अंदर भी बहुत सारे डिजिटल शब्दकोश क्लाउड पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, और आपको एक से एक शब्दों का, मातृभाषा के शब्दों का ये किया गया है, वहां पे संकलन किया गया है। नीति जो बनी है उसका एक और पक्ष है कि लोक भाषा को बाजार की भाषा भी बना है। मैंने एक भोजपुरी के लिए और हरियाणवी के लिए उदाहरण दिया कि भाई 10 आदमी अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो उनको तो कहीं ना कहीं कोई रोजगार तो मिल रहा है ना, उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। तो अगर एक तरीके से अगर ये काम शुरू हो गया एनईपी के तहत, तो आप ये जान के चलिए कि एक उसके अंदर भी, अभी मैंने देखा एक आदमी फिजिक्स का भोजपुरी में अनुवाद कर दिया, फिजिक्स की किताबों का, कहा 9th 10th 11th 12th का, छपरा में, छपरा विश्वविद्यालय में। तो आप ये देखिए कि जो बच्चा बहुत टफ टर्मिनोलॉजी से, कुछ राजभाषा के शब्द भी इतने क्लिष्ट है जिसको समझने के लिए भी एक टीचर के पास जाना पड़ता है, भैया ये बता दो ये क्या है, इसकी मीनिंग बता दो। अगर हम लोग भाषा के शब्दों को अगर प्रयोग कर लेते तो बहुत चीजें आसान हो जाती। तो अनुच्छेद 12.5 में उस शिक्षा नीति में भी बात कही गई है कि अगर हमारे इंजीनियरिंग, टेक्निकल और मेडिकल की पढ़ाई में भी अगर ये सब डेटा तैयार हो जाता है तो मातृभाषा में भी इसका, मातृभाषा के माध्यम से भी हम इसकी पढ़ाई करवाएंगे। तो इस तरह से एक प्रोफेशनल स्किल का शुरुआत यहाँ से किया जाता है। इसमें कतिपय चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इसको बड़े पैमाने पे टेक से भी बनाना पड़ेगा, लोगों को तकनीकी से साक्षर करना पड़ेगा, लोगों के मानसिकता में बदलाव करना पड़ेगा। ये जो मानसिकता बन गई है कि लोक भाषा या मातृभाषा तो बिल्कुल अनपढ़ गंवारों की भाषा है, इससे भी आपको मुक्ति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दिया गया भाई अंग्रेजी बोलोगे तो यू आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन, हिंदी में भी आप क्लिष्ट हिंदी बोलेंगे तो सबसे ज्ञानी है, आप संस्कृताइज्ड हिंदी बोलेंगे, बिल्कुल तत्सम वाली हिंदी बोलेंगे तो आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं। आप संस्कृत के श्लोक 4 बोलेंगे तो बहुत बड़े ज्ञानी है, और मातृभाषा में बोलेंगे तो आप ये नहीं। तो ये जो कंडीशनिंग है, जो हमारा लुक आफ्टर है, जो हमारे ब्रॉटअप किया गया है, जो हमारे मस्तिष्क में सब चेतना जिसको कहते हैं सब कॉन्शियस में रख लिया गया है, उन सबको से भी निकालने की बहुत जरूरत है। तो नई शिक्षा नीति को अगर देखा जाए तो भारतीय भाषा का ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा यानी कि एक तरह से अब बहुत रोमन समय, एक बहुत पहले ये यूरोप में मैग्ना कार्टा बनाया गया था। ये नीति स्वीकार की गई है कि कैसे
कोई ज्ञान का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ना कोई एक पसंदीदा भाषा होती है। लोक भाषाओं में जो चीजें हैं उसको प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा सकता है। अगर वो भाषाएं बचती हैं तो हमारी भी लोक भाषा ग्लोबल हो सकती है, और सरकार लोकल, वोकल और ग्लोबल पे काम कर रही है। तो सरकार की जो नीयत है वो स्पष्ट है। भाषाओं के प्रति सरकार का जो रवैया है वो सकारात्मक है, दिखाई दे रहा है। अब जरूरत है कि हम विद्वत जन, हम लोग अपने मन में लोक भाषाओं के प्रति हमारे बच्चों में वो अनुराग भरें, और वो अनुराग से उन बच्चों में ये लाएं कि कोई भाषा छोटी नहीं होती, कोई भाषा बड़ी नहीं होती। तमाम भाषाएं भारत की भाषाएं हैं, तमाम भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं, और तमाम भाषाओं को हमारे संघ की का जो हमारा संविधान है सबको किसी न किसी रूप में प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मातृभाषाओं के प्रति हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है 350 ए में, अनुच्छेद 350 ए में मातृभाषा में पढ़ाई करने की बात की गई है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में बैठे थे तो वो कह रहे थे कि भारत की राजभाषा को बनाना, हिंदी को राजभाषा को बनाने में बहुत कठिनाई आई थी। कभी चुनाव हुआ तो 77 से मुकाबला बराबर हो गया, फिर दूसरी बार में 77-78 से एक वोट से देवनागरी हमारी भाषा और हिंदी राजकाज की भाषा बनी। तो इस तरह से इस देश में भाषा को लेके कई सारी चीजें चलती रही हैं। विद्वानों का अपना ये मानना है कि हमें सारे भाषाओं को संरक्षित करना चाहिए। भाषाएं संरक्षित होती हैं तो पुरखों का जो ज्ञान है वो भी संरक्षित होता है, और अगर एक भाषा मरती है तो हमारे पुरखों द्वारा संचित जो ज्ञान है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।